हेलो एवरीवन, एसटी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 की उर्दू के बच्चों के लिए उनकी बुक कहकशां से चैप्टर नंबर 3। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको राइटर के बारे में, चैप्टर के बारे में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर में जो भी आपके बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो सारे करवाने वाली हूँ। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज यानी कि कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो बताने वाली हूँ। तो अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले होता है वेरी शॉर्ट। अगर आपको चैप्टर पूरा समझना है तो आप लोग दोनों वीडियो को देखिए। पहले वीडियो में मैंने आपको राइटर वगैरह के बारे में और चैप्टर के बारे में सब कुछ बता दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन आंसर करवाना है। तो पहला क्वेश्चन है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? आंसर है इसका नाश्ता। सवाल नंबर 2 है, सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे? आंसर है इसका 4 ज़बानों के। कौन कौन सी? अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। सवाल नंबर 3 है, अरबी में नाश्ते को क्या कहते हैं? आंसर है इसका फतूर कहते हैं। इसी से अफ्तारी लफ्ज़ बना था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, फतूर के मायने बताइए। आंसर है इसका फतूर के मायने तोड़ने के हैं, यानी कि रात भर की भूख को तोड़ना, नाश्ता करना। सवाल नंबर 5 है, लफ्ज़ नहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? आंसर है इसका फ़ारसी और हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू में। सवाल नंबर 6 है, कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या है? आंसर इसका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं रांगा। सवाल नंबर 7 है, सुर्खी से क्या मुराद है? आंसर इसका सुर्खी से मुराद उन्वान है। उन्वान यानी कि टाइटल या हेडलाइन। सवाल नंबर 8 है, अहदी और अहदी में के फ़र्क को वाज़ेह कीजिए, यानी कि अहदी और अहदी में क्या फ़र्क है? यानी कि अरबी और उर्दू में अहदी और अहदी को क्या कहते हैं? आंसर इसका अहदी के मायने सुस्त और काहिल के हैं, यानी कि उर्दू में अहदी के मायने क्या होते हैं? सुस्त और काहिल। और अरबी में अहदी के मायने होते हैं अकेला, वाहिद यानी कि एक। अहद से बना है अहदी। सवाल नंबर 9 है, कलई खोलना और कलई फेरना के मायने में क्या फ़र्क है? कलई यानी कि रंग, रांगा, रंग। तो कलई खोलना किसे कहते हैं? इसके माने हैं किसी ऐप को जाहिर करना। और कलई फेरना के माने होते हैं किसी ऐप को छुपाना, यानी कि उर्दू में कलई मतलब सफ़ेदी करना, किसी को रंगना, किसी भी ऐप को छुपाना। यानी कि कलई खोलना मतलब होता है किसी ऐप को जाहिर करना, यानी कि सफ़ेदी उस पर से हटा देना, किसी ऐप को जाहिर करना। और कलई फेरना के माने होते हैं किसी ऐप को छुपाना, यानी कि ऐप को ढक देना, उसके ऊपर लिपापोती कर देना। तो कलई फेरना यानी कि किसी ऐप को जाहिर करना, और कलई खोलना मतलब खोलना क्या होता है? ओपन कर देना। तो कलई खोलना यानी कि किसी भी ऐप को जाहिर कर देना, और कलई फेरना यानी कि किसी भी ऐप को छुपाना। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, कलई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? आंसर इसका कलई को अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। सवाल नंबर 11 है, पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन कौन सी ज़बानें मुसन्निफ़ मुराद लेता है? आंसर है इसका पूरब और पश्चिम। पूरब की ज़बान से मुसन्निफ़ की मुराद अरबी ज़बान से है और पश्चिम की ज़बान से मुराद अंग्रेज़ी से है। तो ये थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि मुख्तसर सवालात की तरफ। मुख्तसर सवालात में पहला सवाल है, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? उसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख़यालात वाज़ेह कीजिए। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें से सबसे ज़रूरी खाना कौन सा होता है? आंसर है इसका पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? इसमें इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों के जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग लोगों के जवाब जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए कि सभी के तजुर्बात व मुशाहिदात खाने के सिलसिले में यकसा नहीं होते। तजुर्बात यानी कि तजुर्बे जो होते हैं, मुशाहिदात यानी कि खोज खाने के सिलसिले में यकसा के माने होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। जहाँ तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है तो इस सिलसिले में उनका ख़याल ये है कि पेट के खानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है। तो ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं कि जो नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रेकफास्ट ज़रूरी होना चाहिए। तो सैयद सुलेमान नदवी भी उस ज़माने में उन्होंने जो तहकीक की थी उनके हिसाब से भी जो नाश्ता होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना होता है, क्योंकि रात भर हम भूखे रहते हैं। तो जब सुबह उठ करके कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, कुछ ताकत की, तो इसलिए नाश्ता जो होता है वो सारे खानों में सबसे ज़्यादा अव्वल खाना होता है। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, कलिया से क्या मुराद है? अरबी और हिंदुस्तानी ज़बान में से कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब है हिंदुस्तानी ज़बान से यहाँ मुराद क्या है? मुराद यानी कि
मायने मुराद है यहाँ पे उर्दू ज़बान से। तो आंसर इसका हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब में कुलिया कोरमा आम खाने के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। यानी कि कुलिया जो है उसका वो क्या है, कोरमा, यानी कि एक तरह के सालन की एक किस्म है। कुलिया की बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है, लेकिन इसका मायने अरबी में उसकी शक्ल कुलिया से हो सकती है, जो कली से बना है। कली फ़ेल है जिसके मायने भूनना है, यानी कि जो अरबी वर्ड है वो कली से बना है, जिसके मायने क्या होते हैं, भूनना अरबी में। इस तरह भुने हुए गोश्त को कुलिया कह सकते हैं। जिस तरह से कोरमा होता है उसी तरह की एक किस्म है कुलिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायज़ा लीजिए। यानी कि नए और पुराने जो नुक्ता निगाह यानी कि सोच से क्या है, सुर्खी जो वर्ड है उसका जायज़ा लीजिए। आजकल ज़बान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है। राइज यानी कि छाया हुआ है, जो मज़मून की सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि मज़मून यानी कि कोई भी टॉपिक होता है उसकी सुर्खी यानी कि टाइटल के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज़ सुर्ख का सिफत है, यानी कि सुर्ख जो है उसका सिफत है। सुर्ख यानी कि लाल, और सुर्खी के माने लाल रंग होता है। पहले ज़माने में मज़ामीन लिखने के दौरान मज़ामीन के उन्वान को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे। यानी कि कैसे सुर्खी वर्ड पड़ा, क्योंकि पहले ज़माने में जो है वो जो कोई भी या अभी भी हम लोग क्या है कोई टाइटल वगैरह लिखते हैं तो उसको सुर्ख यानी कि लाल रंग से उसको हेडलाइन कर देते हैं ना। किसी भी चीज़ को हेडलाइन करना हो तो उसको क्या है, लाल रंग से अलग से वो नज़र आता है। नए दौर में जब छापा खाने ईजाद हुए तो रफ्ता रफ्ता बाब या मज़मून को सुर्खी कहने लगे, ख्वाह आप उसको काले रंग की रोशनाई से क्यों ना लिखें। यानी कि और जब नए ज़माने में जो छापा खाने यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बनने लगी तो फिर क्या है, वो लाल रंग जो हो गया वो काले रंग से, अखबार देखते हैं ना वो काले रंग से मोटा मोटा लिखा रहता है। तो क्या है, वो जो पहले ज़माने में क्योंकि वो लाल रंग से हेडलाइन लिखी जाती थी तो इसलिए वो सुर्खी कहलाने लगी। तो अभी भी क्या है, जब छापा खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बने, अखबार वगैरह, तो लेकिन जब क्योंकि वो जो हेडलाइन होती थी वो सुर्खी कही जाती थी, तो आज भी क्या है वो सुर्खी ही कही जाती है, यानी कि हेडलाइन कही जाती है। तो सुर्खी के माने होते हैं टाइटल या हेडलाइन। उन्वान यानी कि टाइटल। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 4, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है। आंसर इसका नकूश सुलेमानी से। सवाल नंबर 5 है हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं। तो जवाब है इसका हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को कुलिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कुछ तरकारी भी डाली गई हो, बल्कि गोश्त के साथ वाले तरकारी को कुलिया कहने लगे। तो जैसे कि पहले अभी क्वेश्चन नंबर 2 था कि कुलिया किसे कहते हैं, यानी कि कोरमे की एक किस्म जो कि अरबी ज़बान का एक वर्ड है। तो जो हमारी ज़बान में शोरबेदार गोश्त को क्या कहते हैं, उसी वर्ड से बना है कुलिया, कुली से बना है कुलिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के किस ज़िले में है। यानी कि जो जहाँ वो पैदा हुए थे वो जगह दसना जो है वो बिहार के किस ज़िले में है। तो आंसर इसका सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना सूबा बिहार के सूबा यानी कि स्टेट नालंदा ज़िले में वाक़ है। यानी कि नालंदा ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है दसना। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था। आंसर इसका सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली जहन के मालिक थे। बेशतर उलूम के दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे, लेकिन उनके पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ जहन के थे। वो हर तरह जैसा कि जब हम लोगों ने वीडियो पार्ट 1 में पढ़ा था सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कि इनको इल्म व अदब वगैरह से बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा लगाव किसकी तरफ था, तारीख़ इस्लाम यानी कि इस्लामी तारीख़ यानी कि जो हिस्ट्री है उसके बारे में। इसीलिए उन्होंने क्या है सीरत आयशा, सीरत नबवी, ये सब किताबें जो है वो लिखी हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम बताइए। यानी कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन थे। आंसर इसका सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम मोहम्मद शिबली नोमानी है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मुख्तसर सवालात। अब हम लोग जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला सवाल है हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है। तो इसका जवाब है हमारे शब रोज़ के खानों में नाश्ते की गैर मामूली अहमियत है। ये अलग बात है कि तहज़ीब के बदलते हुए इक़दार के नतीजे में मुख्तलिफ़ लोगों की तर्ज़ हयात और
नशस्त व बरखास्त मुख्तलिफ हो गए हैं, जिसके नतीजे में खाने के औकात भी अपने अपने ज़ाती हालात की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो गए हैं। इसके बावजूद लोगों की अक्सरियत इस बात से कायल है कि तमाम खानों में नाश्ते की अहमियत सबसे ज़्यादा है, यानी कि तमाम खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता ही है। जब आदमी सुबह को नींद से बेदार होता है तो उसे शिद्दत से भूख का एहसास होता है। ऐसी हालत में कुछ भी को नाश्ते की शक्ल में अपनी ग़िज़ा मिल जाने की से पूरे दिन के लिए ढारस हो जाती है। यानी कि इसमें मुसन्निफ़ जो है वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग होते हैं जिनके अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं, सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या है, ज़्यादातर लोग जो हैं अभी क्या सोचते हैं कि हाँ, जो नाश्ता होता है वो सबसे ज़्यादा अहम ग़िज़ा यानी कि खाना होती है। क्योंकि जो हम रात भर भूखे रहते हैं, तो रात भर भूखे रहने के बाद जो सुबह उठते हैं तो क्या है, बहुत शदीद भूख लगती है, बहुत शदीद कमज़ोरी सी महसूस होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ग़िज़ा हमारी नाश्ता है। आगे ये अच्छी बात है कि नाश्ते के लिए दुनिया की अक्सर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह राइज हो चुकी है। यानी कि नाश्ता जो है वो उसको क्या कहते हैं, भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट। मगरिबी और मशरिकी ज़बान यानी अंग्रेज़ी और अरबी ज़बानों में नाश्ते के लिए भूख तोड़ने की इस्तिलाह राइज है। इससे ये बात समझ में आती है, और दीगर ज़बानों में भी यही सूरत हाल हो गई है कि अरबी में नाश्ता के लिए फ़तूर का लफ्ज़ राइज है, यानी कि इस्तेमाल होता है। इसी लफ्ज़ से रोज़ा अफ्तार निकला है, यानी कि दिन भर रात भर भूख को तोड़ने को क्या कहते हैं, फ़तूर कहते हैं अरबी में। और इसी वर्ड से क्या बना है, अफ्तार बना है, यानी कि दिन भर की भूख को तोड़ना भी का लफ्ज़ जो है वो, यानी कि भूख को तोड़ने का लफ्ज़ क्या होता है, फ़तूर होता है, यानी कि तोड़ना। तो उसी से वर्ड क्या निकला है, इफ्तार। और जिससे इफ्तार करें इफ्तारी कहलाता है, कहते हैं। फ़तूर के माने तोड़ने के हैं, यानी रोज़े की भूख को तोड़ना। हमारा नाश्ता भी इसी किस्म का लफ्ज़ है। फ़ारसी में इस लफ्ज़ को इस आदमी के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो सुबह से कुछ ना खाया हो, यानी कि भूखा हो। और हम इस चीज़ को नाश्ता कहने लगे जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिलाया जाए जो भूखा हो, यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम नाश्ता हो गया। तो इसमें मुसन्निफ़ भी कह रहे हैं कि दूसरी ज़बानों में भी, जैसे इंग्लिश में भी होता है ना ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेक यानी कि तोड़ना, और फास्ट यानी कि भूख। तो रात भर की भूख को तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। सुबह जब खाया कुछ तो वो हो गया नाश्ता, यानी कि ब्रेकफास्ट। उसी तरह अरबी में क्या है, फ़तूर लफ्ज़ होता है जिसके माने होते हैं तोड़ना। तो रात भर की जो भूख को हम तोड़ते हैं तो उससे क्या है, वो वर्ड क्या है, तोड़ने के, फ़तूर। तो इसी से क्या लफ्ज़ निकला है, इफ्तार या अफ्तारी। तो जब हम दिन भर का रोज़ा यानी कि भूख को तोड़ते हैं तो वो नाश्ता, वो खाना क्या कहलाता है, अफ्तारी कहलाता है। तो फ़ारसी में जो है वो उस आदमी के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि भूखा हो, ठीक है। लेकिन क्या है, अब जो है वो खाने के लिए ही वो वर्ड यूज़ होने लगा, यानी कि ब्रेकफास्ट और फ़तूर वर्ड जो है वो यूज़ होने लगा। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। लफ्ज़ नहारमो फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में कैसे एक दूसरे के मुताल्लिक़ है, वजाहत कीजिए। आंसर है इसका, लफ्ज़ नहारमो फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में लफ्ज़ मुश्तरक है और दोनों में इस लफ्ज़ के मुताल्लिक़ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नहारमो दरअसल लफ्ज़ नहार की सिफत यानी कि क्वालिटी। यही लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़बान में सुबह के भूखे पेट वालों के लिए राइज है। ये लफ्ज़ नहारमो बुनियादी तौर पर फ़ारसी का है, जो फ़ारसी से हिंदुस्तानी ज़बानों में ज़म होकर हिंदुस्तानी ज़बान का एक इस्तिलाह बन गया है। देखने की बात यह है कि ये फ़ारसी लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़बान से इस तरह मिल गया है कि गोया अब ये हिंदुस्तानी लफ्ज़ ही है। इसकी असलियत नहार के नानफी के लिए और हिंदी में आहार के मायने ग़िज़ा के हैं। नानफी यानी कि नहीं, ठीक है, और आहार यानी कि ग़िज़ा यानी कि खाना। हिंदी में आहार कहते हैं खाने को। अब शक्ल यूँ नहार यानी नहीं खाया हुआ। अब क्या है, दोनों वर्ड मिलकर के क्या बन गया, नहार यानी कि नहीं और आहार यानी कि खाना। नहीं खाया हुआ, खाना जो जिसने खाना नहीं खाया हुआ। अब शक्ल यूँ कि नहार नहीं खाया अब शक्ल यूँ कि नहार यानी नहीं खाया हुआ। अब इसी लफ्ज़ से नहारी यानी कि निहारी बना, जो सुबह को नहार मुँह खाई जाती है।
दिल्ली और लखनऊ वगैरह में ये रफ्ता रफ्ता एक ख़ास किस्म की ग़ज़ा को कहा जाने लगा, जो बाज़ारों में पकी पकाई चटनी किस्म की मिलती है। यानी कि जो अब क्या है, नहार यानी कि नहीं खाया हुआ, तो उससे क्या वर्ड बन गया, नहारी। यानी कि सुबह सुबह का जो सालन होता है, जो कि अब पाए वाए की शक्ल में जो बनाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाने लगा, एक पका पकाया सालन या चटनी या जो भी, तो वो क्या है कहा जाने लगा, नहारी कहा जाने लगा। लफ्ज़ नहार से एक लफ्ज़ आहार भी बनता है, जिसके मायने लई के होते हैं, जो कागज़ और कपड़े पर सिर्फ इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो मज़बूत हो जाए। लई यानी कि गोंद। दूसरी तरफ आहार ग़ज़ा को भी कहते हैं, जो इंसानी जिस्म की तक़वियत पहुंचाती है। इससे यानी कि इंसानी जिस्म को क्या है, ताकत पहुंचाती है। यानी कि आहार यानी कि हिंदी का वर्ड है, जिसका मायने होता है खाना। इसी बुनियाद पर इस लई को भी आहार कहा जाने लगा। यानी कि लई यानी कि जो कपड़े और कागज़ को ताकत देने का, जोड़ने का काम करती थी। तो इसी तरह से आहार जो होता है, खाना, वो भी क्या है, जिस्म को ताकत देने का काम करता है। इसीलिए लई को भी क्या कहने जाने लगा, आहार कहा जाने लगा। जो कागज़ और कपड़े की कुव्वत में इजाफा करती है, यानी कि कुव्वत यानी कि ताकत में जो है वो बढ़ाती है। इससे साबित होता है कि लफ्ज़ नहार ऐसा लफ्ज़ है जो इंसानी एतबार से फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में न सिर्फ ये कि लफ्ज़ मुश्तरक है, बल्कि एक दूसरे से बहुत क़ुर्बत के साथ मुताल्लिक़ है। यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मिलता जुलता है। जैसे कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि उर्दू ज़बान क्या है, वो हर तरह की ज़बानों का मेल है। बहुत सारी ज़बानों से इसमें क्या है, वो जो लफ्ज़ जो हैं वो लिए गए हैं, चाहे वो फ़ारसी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो। तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मिलजुल करके क्या बना है, उर्दू बना है। उर्दू के मायने ही क्या होते हैं, लश्कर के। यानी कि जिस तरह से एक लश्कर में तरह तरह के सिपाही होते हैं, हर जात के, हर कौम के, तो उसी तरह से क्या है, उर्दू ज़बान में भी हर ज़बानों का जो वर्ड्स है उससे मिल कर के बनी है उर्दू ज़बान। तो इसी तरह से कुछ वर्ड हैं जो अरबी ज़बान से लिए गए हैं, कुछ वर्ड जो हैं वो फ़ारसी ज़बान से लिए गए हैं, कुछ वर्ड इसी तरह से संस्कृत ज़बान से, हिंदी से लिए गए हैं। तो इन सब ज़बानों का मेल जो है वो उर्दू है। इसलिए उर्दू और फ़ारसी और अरबी के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, मुख्तलिफ़ ज़बानों की रोशनी में लफ्ज़ कलई का जायज़ा लीजिए। आंसर इसका, लफ्ज़ कलई हिंदुस्तानी ज़बान का मशहूर लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ कलई को कलई खोलने पर मालूम होता है, और इस लफ्ज़ को गरचा लिखते कलई है, लेकिन बोलने की सतह पर इसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। इसे कली बोला जाता है। हिंदुस्तानी ज़बान में कलई के मायने सफाई और सफ़ेदी के हैं। इस मकसद की पैदाइश नज़र जब बर्तन की सफाई की जाती है तो उसे बर्तन पर कलई फेरना कहते हैं, और जब मकानों की सफाई कराई जाती है तो उस मकानों पर कलई फेरना कहते हैं। तो ये जो लफ्ज़ कलई होता है उसको क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी ज़बान में सफ़ेदी या सफाई कहते हैं। तो इसी तरह से जब बर्तन जो है वो मांजा जाता है, यानी कि उसका दाग जो है वो साफ़ किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कलई करना कहते हैं, यानी कि उसको साफ़ करना कहते हैं। और इसी तरह से जब मकानों की सफाई कराई जाती है तो उस पर कलई फेरना कहते हैं। लफ्ज़ कलई गरचा कदीम ज़बान में नहीं है, कदीम अरबी ज़बान में नहीं है, लेकिन जदीद अरबी लफ्ज़ में ये लफ्ज़ कलई जो है वो मिलता है। कलई अरबी में लिसान को कहते हैं और फ़ारसी में रांगे को कलई कहते हैं। मगर रांगे को कलई क्यों कहते हैं? चूँकि रांगा एक धात है, धात यानी कि धातु है, जिसका शुमार मादनियात में होता है। इसी ज़बान में लिसानुल अरब का कौल है कि कलई एक कान का नाम है, जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है। कान यानी कि खान। इसलिए लफ्ज़ कलई की तरफ निस्बत करके अच्छे किस्म के रांगे को कलई कहने लगे। चूँकि इसी रांगे से तांबे के बर्तनों में सफ़ेदी फेरी जाती है, इसलिए इसको कलई करना कहते हैं। यानी कि जो तांबे की एक धातु है उसी की एक किस्म है रांगा, तो उसी से क्या है, तांबे के बर्तन पे जो है वो सफाई उसकी की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, इसीलिए उसका नाम कलई करना कहने लगे। और मकानों पे होने से सफ़ेदी फेरी जाती है, तो इसी निस्बत से उसको भी कलई फेरना का नाम रख दिया गया। तो यानी कि किसी भी ऐप को
जो हम लोग मतलब कि एक ढकते हैं, छुपाते हैं, तो उसको क्या कहने जाने लगा, कलई फेरना का नाम रख दिया गया। जैसे कि तांबे के बर्तन की सफाई को अगर कलई कहते हैं तो घर की सफाई को भी क्या कहने लगे, कलई कहने लगे। अब हमारी ज़बान में लफ्ज़ कलई के इस तरह के से इस्तेमाल है कि मायने पैदा होने लगे कि अगर किसी के ऐब या दाग धब्बे को अगर छुपाया जाए तो उस पर कलई फेरना कहने लगे। यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी गंदगी को, यानी कि सफाई की जाए या किसी भी ऐप को छुपाया जाए तो उसको क्या कहने लगे, कलई फेरना कहने लगे। और अगर किसी के दाग धब्बे को अगर छुपा दिया जाए, अगर किसी के ऐब या दाग धब्बे को अगर छुपाया जाए तो उसे उस पर कलई फेरना कहने लगे। यानी कि किसी भी गंदगी को छुपाने को क्या कहने लगे, कलई फेरना कहने लगे। यानी कि सफाई करने को क्या कहने लगे, कलई फेरना कहने लगे। और अगर किसी के दाग धब्बे को अगर छुपाया जाए तो उससे उस पर कलई फेरना कहने लगे। और इसी के दाग धब्बे या ऐब को जाहिर करना मकसूद हो तो उसे कलई खोलना कहने लगे। यानी कि कलई वर्ड से ही अगर छुपाया जा रहा हो तो कलई फेरना, और अगर दिखाया जा रहा हो किसी का ऐब तो उसको क्या कहते हैं, कलई खोलना कहने लगे। इसी तरह लफ्ज़ कलई की तहकीक से मालूम हुआ कि रफ्ता रफ्ता लफ्ज़ कलई से तरकीब देकर मुख्तलिफ और मुतज़ाद मायने इस्तेमाल में आने लगे। तो ये था सवाल नंबर 3। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक के फ़वायद अपनी ज़बान में लिखिए। फ़वायद यानी कि फ़ायदे जो हैं, इस चैप्टर के क्या फ़ायदे हैं उसके अपनी ज़बान में लिखिए। तो आंसर है इसका ज़ेर निसाब मज़मून उन्वान बाज़ पुराने लफ्ज़ों के तहरीक, यानी कि जो आपके ज़ेर निसाब यानी कि आपके जो सिलेबस, निसाब यानी कि सिलेबस में जो मज़मून दिया गया है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इसका जो उन्वान है मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की किताब नक़ूश सुलेमानी से माख़ूज़ है। यानी कि नक़ूश सुलेमानी से ये लिया गया है। इस तहकीकी मज़मून में मुसन्निफ़ ने किसी मख़सूस लफ्ज़ के मायने को कई ज़बानों में अल्फाज से तक़ाबली मुआज़ना करते हुए मिसालों के ज़रिए वाज़े किया है। यानी कि बहुत सारे जो कोई वर्ड्स हैं उनको क्या है, दूसरी ज़बानों से मुकाबला यानी कि कंपेयर करते हुए उन्होंने इसमें बताया है। लिसानियात और ज़बानों के इल्म में ये मज़मून नहायत करामत और मुफीद है। लिसानियात यानी कि ज़बान, बोलने का तरीका। इसी मज़मून में ऐसे लफ्ज़ के असल मायने की भी वजाहत की गई है। इस मज़मून में ऐसे जो अल्फाज जो हैं जैसे कि कलई है, नहार है, नाश्ता है, फतूर है, इस तरह के जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है उनकी जो असली मायने हैं उसकी भी वजाहत की गई है। यानी कि ये जो वर्ड है वो किस ज़बान से बना है इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। जो रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल होते आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर कलई, सुर्खी, अहदी और नहारमू, इसके अलावा अशियाए खुर्दनी में नाश्ता, कोरमा, कलई वगैरह, इन अल्फाज के मुतालिक मुआशरे के मुख्तलिफ और दिलचस्प रवैये और सलूक को बखूबी अंदाज़ा इनका होता है। यानी कि जो इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं जिसमें के बारे में बताया है उनका, जिससे हमको क्या है, जो ज़माना है उसके बारे में भी अंदाज़ा होता है। उनके जो कि इन लफ्ज़ों को लेकर के लोगों की क्या सोच है उससे पता चलती है। पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाज़ ऐसे अल्फाज जिनकी हकीकत और मादे से हम वाकिफ़ नहीं हैं, वो तहकीक करने से ये वाज़े हो जाता है कि लफ्ज़ किस ज़बान से आया है और उसका मादा क्या है और आज की तारीख़ में उसका मफ़हूम क्या है। यानी कि ये जो चैप्टर है उसको पढ़ के हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि जो पुराने लफ्ज़ थे जिनके बारे में हम नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, उनका जो वो वर्ड किन वर्ड्स से मिल के बना है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हमको पता चल चुका है कि वो आखिर में उन वर्ड्स का असली मतलब क्या है और हमारी ज़बान में यानी कि उर्दू ज़बान में, हिंदुस्तानी ज़बान में वो किस तरह से बोले जाने लगे। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। अब हम आते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ, यानी कि जो कवायद है आपकी बुक में दी हुई उसमें से पहला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज से दो मुहावरे बनाइए। यानी कि कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, उनसे दो मुहावरे बनाने हैं। पहला है उसमें आँख के 2 मुहावरे होते हैं, यानी आँख दिखाना, आँखों का तारा होना। दूसरा है पानी से कौन कौन से मुहावरे बन सकते हैं, पानी फेरना, पानी होना। सवाल नंबर 3 पे है कलई, तो कलई से जो 2 मुहावरे हैं, कलई खोलना और कलई फेरना। अगला लफ्ज़ है जान, यानी कि जान
छुड़ाना या जान पर आना। अगला वर्ड है छाती, छाती पीटना, छाती पर मूंग दलना। तो ये थे वर्ड्स और उनसे जो मुहावरे बनते हैं वो। अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इसमें सिफत की तारीफ बयान कीजिए और उसकी किस्मों के नाम बताइए। सिफत वर्ड आपने जैसा कि देखा है कि आप क्वेश्चन आंसर हम करा रहे थे उसमें बार बार आ रहा था। तो सिफत वर्ड क्या होती है? इसमें सिफत उसको कहते हैं जिसमें किसी शख्स, चीज़ या जगह की अच्छाई, बुराई, हालत, कैफियत, रंग, तादाद और मकदार मालूम हो। जैसे गर्म पानी, नेक आदमी, नेक और गरम सिफत। नेक जो है, जैसे गर्म पानी में गरम क्या है? सिफत है, यानी कि एक क्वालिटी है। नेक क्या है? सिफत है, ये भी एक क्वालिटी है। तो जो क्वालिटी होती है उसको क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। इसमें सिफत की 7 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सिफत आर्जी, सिफत दायमी, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मकदारी, सिफत अददी और सिफत इस्तिफ़हामी। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, आपका पूरा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।